और आजकल प्लास्टिक सर्जरी ने इतनी तरक्की कर ली है अलॉन्ग विद ऑर्थोपेडिक सर्जरी कि हम पेशेंट को एक फंक्शनिंग वर्केबल हैंड या पैर दे सकते हैं। वन ऑफ द रियल इमरजेंसी जिसमें आपको इमीडिएटली डिसाइड करके पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करना होता है। यदि आप सर्जरी को 5-6 घंटे के अंदर स्टार्ट नहीं कर पाते तो हाथ या पैर जहाँ भी इंजरी हुई है, पेशेंट विल लैंड अप इन एम्पुटेशन। तो डॉक्टर साहब, इसमें आपको कितना टाइम लगता है अगर बोथ बोन फ्रैक्चर्स हैं, फोर आर्म लेवल पे एम्पुटेशन है या आर्म लेवल पे एम्पुटेशन है, बिकॉज ये सर्जरीज फटाफट होती हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, वाइस चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एस्थेटिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी at Medanta, the Medicity, Gurgaon. Today we will be talking about trauma patients, how we manage them and how we use multidisciplinary approach to handle these patients much better than otherwise they would be. So I have with me today Dr. Rakesh Kumar. He is the director at Accord Hospitals, Faridabad. And today we will be discussing about how trauma patients can be managed effectively using teamwork and using the best resources available to us today. So Dr. Rakesh, as an orthopedic surgeon, you see so many trauma patients. Yeah. So what are the commonly seen patients you see in the emergency or in trauma? So in emergency, so normal fracture is one of the part we see daily, but many times we see patients with multiple injuries. They have a head injury, chest injury, or the fracture is compound, like fracture is open to outside. So these kind of injuries are very complicated and it needs a multidisciplinary approach like plastic surgeon or thoracic surgeon. So whenever we have multiple injury, so we need a multidisciplinary approach. Yeah, right. So आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी में पेशेंट्स जब आते हैं तो अगर उनके टांग में इंजरी है तो काफ़ी मांस फट गया है, हड्डी टूट गई है, देयर इज़ लॉस ऑफ टिश्यू और साथ साथ हड्डी भी फ्रैक्चर है। और इससे भी जो खतरनाक इंजरीज होती हैं जिसमें कि पूरा पार्ट और अंग अलग हो जाता है, स्पेशली दी आर्म, फोर आर्म एम्पुटेशंस विच आर ऑल्सो वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ऑल्सो बिकॉज फास्ट मूविंग ट्रैफिक है, हाथ क्रश इंजरी हो जाती है। सो हम ये देखते हैं कि दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स विल ऑलवेज बी मैनेज्ड अलॉन्ग विद आवर ऑर्थोपेडिक सर्जन कोलीग्स, क्योंकि फ्रैक्चर फिक्सेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो डॉक्टर राकेश, आई वुड वांट टू हियर फ्रॉम यू कि जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं और जब सबसे पहली बार आप इनको देखते हैं तो आप किस लाइन पे जाते हैं आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट, बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट फ्रैक्चर फिक्सेशन इज़ द फर्स्ट पार्ट इन मैनेजिंग दीज पेशेंट्स। सही कहा आपने सर। फ्रैक्चर फिक्सेशन इज वन ऑफ द पार्ट, बट वी हैव टू सी द पेशेंट एज ए होल। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि कहीं कोई ऐसी इंजरी नहीं जिसमें लाइफ एट रिस्क है, तो सबसे पहले तो हमें उसके लाइफ को बचाना है। सेकंड कम्स योर हाथ या पैर में यदि चोट लगी है तो हाथ या पैर को कैसे बचाया जाए। इसमें ऑर्थोपेडिक्स एक पार्ट होता है, साथ में यदि कोई नसों की इंजरी है, कोई वैस्कुलर इंजरी है तो हमें कोई वैस्कुलर सर्जन की ज़रूरत होती है। जैसा कहा आपने, मांस फट गया है, हड्डी बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, मसल इंजरी है, तो उसमें हमें एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होता है। आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक बोला है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उनका एयरवे मेंटेन है, ब्रीदिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, सर्कुलेशन ठीक है, जान का भी और जहान का भी। लिम्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग ए लाइफ। सो हम ये हमेशा कहते हैं कि लाइफ ओवर लिम्ब। तो सबसे पहले आप लाइफ बचाएंगे पेशेंट की, उसके बाद हम सोचते हैं कि फिर अगर लिम्ब बच सकता है तो उसको बचाया जाए। जैसे डॉक्टर राकेश ने कहा, ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क है। पेशेंट को असेस किया जाता है, ये देखा जाता है कि सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं, एक्सरेज होते हैं, सीटी स्कैन्स होते हैं। और अगर कोई और इंजरी है, स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा बिकॉज हमारे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, जो पॉलीट्रॉमा वाले पेशेंट्स होते हैं, हाथ की और पैर की इंजरीज तो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन जो पेट की इंटरनल इंजरीज हैं वो आपको नहीं पता चलती है। तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड ट्रॉमा प्रोटोकॉल। ट्रॉमा प्रोटोकॉल इज़ फॉलोड। उससे सारे जो स्कैन्स जरूरी हैं पेशेंट के किए जाते हैं, जिससे कि कोई हिडन इंजरीज हैं जो कि पता लग जाए, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी मैनेज एट द सेम टाइम। सो अगेन मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, प्रायोरिटाइजिंग, ट्राइजिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट की लाइफ सबसे पहले बचाना जरूरी होता है। उसके बाद हम बाकी टीम्स को साथ में इन्वॉल्व करते हैं। हमेशा देयर इज ए लीड सर्जन। सो एज ए प्लास्टिक सर्जन समटाइम्स मेरा रोल सबसे इंपॉर्टेंट और पिवटल होगा, कई बार ऑर्थोपेडिक सर्जन का होगा,
कई बार थोरेसिक सर्जन का होगा, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास आया है। तो डॉक्टर राकेश, जब हम पहली बार ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं तो काफ़ी गंदे होते हैं ये इंजरीज, गंद मिट्टी फंसी होती है, हड्डी खुली होती है। तो हमने ये देखा है कि जब हम डिब्राइडमेंट करते हैं तो काफ़ी सारा मांस और निकल जाता है, और साथ साथ यू एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आप उसको फिक्स करते हैं। तो जो हड्डी को फिक्स करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं आजकल और क्या एडवांसेस हुई हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स? यदि ऐसा पेशेंट्स कंपाउंड इंजरी जिसे हम कहते हैं, हड्डी बाहर की तरफ दिखाई दे रही है और मसल इंजरी है, ऐसे में सबसे पहले हमें बोन को स्टेबलाइज करना होता है। इसके लिए जो हम इमरजेंसी में कर सकते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल फिक्सेशन बोलते हैं, बाहर से बोन को फिक्स करना, वो एक रॉड और स्क्रू की मदद से उसे बोन को बाहर से फिक्स किया जा सकता है, जिससे बोन का हिलना रुक जाए और एक हम प्लास्टिक सर्जन का जो काम है उसे हम आसान कर दें। बिल्कुल। क्योंकि यदि हड्डी हिल रही है तो ऐसे में प्लास्टिक सर्जन के लिए भी मुश्किल होता है, कैसे हम मसल्स को स्टिच करें, मसल्स को कैसे हम रिपेयर करें। तो यदि बोन का फिक्सेशन हम फिक्सेटर या एक्सटर्नल फिक्सेटर जिसे कहते हैं उसे कर दें इमीडिएटली, तो एक प्लास्टिक सर्जरी का काम आसान हो जाता है। हमने ये भी देखा है, जैसे हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ काम करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि हम बोन को जल्द से जल्द कवर करें। आप भी ये चाहेंगे कि हड्डी कवर हो जाए, सो दैट उसमें डेसिकेशन नहीं हो, ड्राइनेस नहीं हो, और आस्ता आस्ता हड्डी खराब हो जाती है। राइट। सो अगर आपने एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया है तो कई बार फ्री फ्लैप करना और माइक्रो सर्जरी करना कई बार मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में कई बार आप इंटरनल फिक्सेशन या अंदर से फिक्स कर देते हैं, सो दैट कि जो आपका इम्प्लांट है वो हम माइक्रो सर्जरी के द्वारा कहीं से टिश्यूज़ लेके वेसल्स को कनेक्ट करके उसको कवर कर सकें। बिल्कुल। ऐसे में हम यूजुअली प्लास्टिक सर्जन उनका ओपिनियन लेते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें बोन को फिक्स करना है, और कई बार ऐसा होता है कि यदि हम नहीं फिक्स कर पाते, बाहर से हमें फिक्स करने की जगह करने का स्पेस नहीं है, या प्लास्टिक सर्जन को कोई दिक्कत होगी, तो हम लोग कई बार एंटीबायोटिक नेल डालते हैं। एंटीबायोटिक नेल जो बोन के अंदर डाल दिया जाता है, और जिससे इन्फेक्शन के भी चांसेस कम होते हैं, और बाहर प्लास्टिक सर्जन को काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है अपने काम को करने के लिए। आई थिंक वेरी राइट। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आजकल हमारे पास न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी है, जिसकी वजह से हम कई बार इन वूंड्स को मैनेज कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। इनको कवर कर दिया जाता है और एक मशीन होती है जो कि नेगेटिव प्रेशर से वूंड को सारा गंदगी उनकी खींचती रहती है, साथ साथ वूंड हेल्दी हो जाता है। सो समटाइम्स कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम इमीडिएटली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो उन केसेस में ये नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी helps us buy the time till we are ready to flap the exposed bone. ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन पेशेंट्स हु कम टू अस विद एक्यूट एम्पुटेशन, स्पेशली अगर आर्म लेवल पे, फोर आर्म लेवल पे एम्पुटेशंस होते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें आपको कितना टाइम लगता है अगर बोथ बोन फ्रैक्चर्स हैं, फोर आर्म लेवल पे एम्पुटेशन है या आर्म लेवल पे एम्पुटेशन है? बिकॉज ये सर्जरीज फटाफट होती हैं, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। आप कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ प्लेट पहले लगती है, सो दैट आप फिक्स कर पाएँ और फिर उसके बाद हम वी जंप इन एंड डू द रेस्ट ऑफ द वर्क? सो इट्स द वन ऑफ द रियल इमरजेंसी, जिसमें आपको इमीडिएटली डिसाइड करके पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करना होता है। सारी चीज़ें, चाहे वो ब्लड का अरेंजमेंट हो या दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन हो, ये इमीडिएटली करना होता है। बिकॉज कि यदि आप सर्जरी को 5-6 घंटे के अंदर स्टार्ट नहीं कर पाते, तो हाथ या पैर जहाँ भी इंजरी हुई है, patient will land up in amputation. So of course we have to fix it as soon as possible, and with whatever means we have available in the OT में जो भी सामान हो, जैसे भी हो, हमें उसे फिक्स करना है। वो प्लास्टिक सर्जन से डिस्कशन करके हमें प्लान कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें फिक्स करना है, क्योंकि जब एम्पुटेशन हो गया तो हमें नर्व, आर्टरी यानी खून की नली या नस जिसे हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ों का रिपेयर करना है। यदि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने किसी भी एक गलत प्लेन में फिक्सेशन कर दिया तो वो फिर प्लास्टिक सर्जन का काम मुश्किल हो गया। तो इसलिए उनसे एक बार डिस्कस करके जिस प्लेन में हो सके, जो उनके लिए अच्छा हो, वो हमें करने की ज़रूरत है। हाँ, सो एक्यूरेट एंड अलाइंड फिक्सेशन बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो हो गया हमारा एम्पुटेशंस के बारे में बात की, जो कि हमें तुरंत करना पड़ता है, बिकॉज जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। अगर मेजर एम्पुटेशन है तो हमें उसको विदिन 4 से 6 घंटे के अंदर उसको जोड़ना होता है। सो हम कई बार अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास आधा घंटा है, आप फिक्स कर दो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें सर्कुलेशन दोबारा से ले आएँ पार्ट। बिल्कुल राइट। और मैं आम जनता के लिए एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी कटा हुआ पार्ट अगर है, कभी आपके साथ कुछ हादसा हुआ है या आपके किसी नोन के साथ, या कभी आप देखते हैं
कि कोई अंग कट गया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको आप मिट्टी से हटा के उसको क्लीन पानी से एक बार धो दें, क्लीन कपड़े में लपेट लें। अगर आपके पास सुविधा है आइस बॉक्स की या ऐसी कोई सिचुएशन है जहां आपको थोड़ी आइस मिल जाएगी, तो कपड़े में लपेट के आप उसको बॉक्स कर सकते हैं और उसके बाद तुरंत ट्राई टू रीच ए गुड सेंटर, ए गुड हॉस्पिटल जहाँ की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन अवेलेबल हैं, जहाँ प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल हैं, जहाँ वैस्कुलर सर्जन अवेलेबल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आई थिंक डॉक्टर राकेश, एक चीज़ और आप मेरे को बताएं कि अभी तक आपके करियर में आपके साथ कोई ऐसा केस जहाँ की आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करनी पड़ी हो और आपको सही में लगा कि ये पेशेंट के लिए लाइफ एंड लिम्ब सेविंग बिल्कुल प्रोसीजर था। ऑलमोस्ट हम अपनी प्रैक्टिस में तो मुझे लगता है हर महीने एक केस ऐसा देखता हूँ जहाँ पर ये डिसाइड करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले पेशेंट की जान बचाई जाए, उसके हाथ को कैसे बचाया जाए। मुझे याद है एक हमारे यहाँ का खुद का हॉस्पिटल का स्टाफ था एंड ही वाज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस डे। उसी रात उसका एक्सीडेंट हुआ एंड क्योंकि वो बैचलर था, उसे किसी पे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल आया और उसका पैर, पूरे पैर की क्रश इंजरी हो गई। उस भी क्रश इंजरी हम लोगों ने उसको फिक्सेटर लगाया, उसके पैर को बचाने की कोशिश की, लेकिन 2-3 दिनों के बाद जैसा आप जानते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी होती है जिसमें पेशेंट का लाइफ एट रिस्क हो जाता है। पेशेंट वेंटिलेटर पर चला गया। अब हमें डिसाइड करना था कि अब इसकी जान बचाई जाए या पैर बचाया जाए। अल्टीमेटली सैडली ही लैंड अप इन एम्पुटेशन, बट उसके बाद भी पेशेंट काफ़ी दिन वेंटिलेटर पर रहा और बाद में जब पैर को हटाया गया उसके बाद हमें उस घाव को कवर करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत थी और ऐसे में 2 या 3 बार शायद उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। फाइनली उसकी लाइफ को एटलीस्ट बचाया जा सका बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक सर्जन ओनली। सो एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हम लोगों ने इनिशियल स्टार्ट किया और कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन उसके लाइफ को वापस डे टू डे एक्टिविटी में लाने के लिए प्लास्टिक सर्जन की हमें मदद लेनी पड़ी। सो आई थिंक ये डॉक्टर राकेश जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात है, बिकॉज इट्स ए टीम वर्क। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ए प्लास्टिक सर्जरी और एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। सो हमें अपनी ईगो साइड में रख के वी हैव टू वर्क फॉर द पेशेंट। पेशेंट के हित में क्या है वो सोच के काम करना चाहिए। और डॉक्टर राकेश ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बताई है कि कई बार आप लिम्ब बचाने की कोशिश करते हैं, बट अगर उसको बचाने की कोशिश में पेशेंट को लाइफ को रिस्क होता है तो समटाइम्स वो पार्ट आपको हटाना पड़ता है, बिकॉज वो पार्ट इतना गल गया होता है कि उससे जहर जो है शरीर में फैलता है, जिसकी वजह से पेशेंट कैन लूज हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल्दो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लिम्ब बचाया जाए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग द पेशेंट्स लाइफ। अगर उसकी लाइफ ही नहीं रहेगी तो लिम्ब बचा के हम क्या करेंगे। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज ये भी है कि सबसे पहले पेशेंट को देखना पड़ता है, पेशेंट को बचाना पड़ता है, उसके बाद हम फंक्शनल एस्पेक्ट देखते हैं। और आजकल प्लास्टिक सर्जरी ने इतनी तरक्की कर ली है अलॉन्ग विद ऑर्थोपेडिक सर्जरी कि हम पेशेंट को एक फंक्शनिंग वर्केबल हैंड या पैर दे सकते हैं। और आजकल हमारे पास इतने अच्छे प्रोस्थेसिस भी हैं कि अगर आपका कुछ अंग नहीं बच पाता है तो प्रोस्थेसिस के सहारे आप अपनी डेली रूटीन पे वापस जा सकते हैं। सो डॉक्टर राकेश, इन टुडेज टाइम्स, इफ यू कैन जस्ट समराइज इन 25-30 सेकेंड्स, अभी क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं जो ट्रॉमा पेशेंट्स के मैनेजमेंट के लिए हमें हेल्प करती हैं? अभी लेटेस्ट जैसे अभी एआई सारे सिस्टम में आ रहा है, मेडिकल सिस्टम में भी आ रहा है। 3D इमेजेस की मदद से हम बोन का एक 3D इमेज बना सकते हैं और कैसे उसका रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्जरी करने से पहले ही एक आइडिया हमें एआई देता है कि आप ये करो, और सर्जरी के दौरान भी आप एआई का हेल्प ले सकते हैं। क्या आप जो स्टेप्स कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसमें कुछ और करेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये आने वाले टाइम में एआई हमारी काफ़ी मदद करने वाला है। यदि हम 3D रिकंस्ट्रक्शन या 3D प्रिंटिंग की बात करें तो ऐसे में फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इसका, और जिससे पेशेंट्स को आने वाले समय में काफ़ी उससे मदद मिलेगी और जो रिकवरी है या पेशेंट्स के आने वाले समय में जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम पूरा कर सकते हैं। आई थिंक बड़े अच्छे से बताया आपने, एंड ये बिल्कुल ट्रू है कि एआई, रोबोटिक्स और साथ साथ 3D प्रिंटिंग, इससे जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। थैंक यू डॉक्टर राकेश, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी वार्तालाप हुई है मेरी और डॉक्टर राकेश के बीच में, एज ए प्लास्टिक सर्जन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हम जॉइंटली काम करते हैं, और ये आपको समझना है कि कभी भी ऐसा ट्रॉमा हो किसी भी आपके संबंधी को या कोई जिनके जानकार को, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जल्दी से जल्दी बड़े हॉस्पिटल में पहुँचें जहाँ सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे अवेलेबल हों,
लेटेस्ट टेस्ट अवेलेबल हों, सो दैट जल्दी से जल्दी आपका ट्रीटमेंट और इलाज हो जाए और आपकी जान या लिम्ब को बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर अ पेशेंट लिसनिंग। आई होप यू एंजॉयड द पॉडकास्ट। थैंक यू डॉक्टर राकेश।